अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। प्रसार भारती के CEO मयांक अग्रवाल ने कहा है कि दूरदर्शन पर कौमी अवार्ड जीतने वाली इलाकाई फिल्में पेश की जाएंगी। बेंगलुरु में आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मयांक कुमार ने कहा है कि यह कदम नाजरीन को मज़ीद अच्छा मवाद फराहम करने की कोशिश है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि लोक संगीत और रिवायती फ़नून को पेश करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। लोक फ़न के बारे में एक मुकाबला भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी इंतखाबात को जामिया बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोशिशों और वोटिंग की अहमियत जैसे जमहूरी इंतखाबी अमल को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन की तरफ से मतदाता या वोटिंग जंक्शन प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक मखसूस सवाल पर प्रसार भारती के CEO ने कहा कि कर्नाटक में दूरदर्शन या आकाशवाणी को बंद करने की कोई तजवीज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कौम के नाम किया। मुल्क के हर गली कूचे तक डिजिटल बैंकिंग के फ़ायदों को यकीनी बनाने के मकसद से डिजिटल बैंकिंग यूनिट कायम की गई है। ये यूनिट्स आवाम को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने और फंड्स ट्रांसफ़र करने जैसे मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात पहुँचाएँगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डिजिटल खिदमात को बाख्तियार बनाएंगी और मुल्क के लिए एक हरकियाती बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट आम लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए जारिया मुहिम की तरफ एक अहम कदम है। तेलंगाना में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने जंगांव ज़िले में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग खिदमात की वजह से हुकूमत लेन देन में दरमियानी लोगों को ख़त्म कर सकती है। उन्होंने कहा कि जंगांव के अलावा राजन्ना, सिरसिल्ला और खम्मम ज़िले में DBU खिदमात दस्तयाब हैं। डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए मुल्क में अब तक 25 लाख करोड़ रुपये तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट के ज़रिए हुकूमत ने मुल्क में 4 करोड़ जाली राशन कार्ड्स को ख़त्म किया है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। दफ्तर मौसमियात ने इतवार को बताया है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों के दौरान बाद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। रोज़ाना जारी किए जाने वाले मौसमी बुलेटिन में कहा गया कि तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में बाज़ जगहों पर तेज़ बारिश हुई है।
बुलेटिन में कहा गया कि इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना के ज़्यादातर मकामात पर बारिश हुई। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने आज कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वह रियासत है जो माज़ूरीन को माहाना 3016 रुपये और 57 साल से ज़्यादा उम्र के अहल इस्तिफ़ादा करने को 2016 रुपये वजीफ़ा देती है। हरीश राव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़ाफ़रानी जमात मुनगोड़ असम्बली ज़िमनी चुनाव में कामयाबी की सूरत में 3000 रुपये वजीफ़े का वादा कर रही है। हैदराबाद में आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर ने बीजेपी लीडर्स को चैलेंज किया कि वो अपनी ज़ेर इख्तियार रियासतों में माहाना 3000 रुपये वजीफ़े पर अमल करें। उन्होंने निशानदेही की कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में सिर्फ 1000 रुपये और कर्नाटक में 600 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में वजीफ़ा सिर्फ 750 रुपये है। ఉప ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్రంలో చూసినట్టయితే బీజేపీ నాయకులు మేము గెలిస్తే 3000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తామని దుబ్బాకలో చెప్పారు, హుజూరాబాద్లో చెప్పారు, మళ్ళీ ఈరోజు మునుగోడులో కూడా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పిందో మీ అందరికీ తెలుసు. జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో అయితే ఇక చాలా హామీలు ఇచ్చిండ్రు. మరి నేను అడుగుతున్న 3000 రూపాయలు వచ్చినాయా? దుబ్బాకలో చెప్పింది కదా వచ్చిందా 3000 పెన్షన్? హుజూరాబాద్లో పెట్టింది కదా వచ్చిందా 3000? 3000 కాదు కదా 3 పైసలు కూడా రాలే. ఇవాళ ప్రజలు నమ్ముకున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా మేము మళ్ళీ గెలిస్తే రెండవసారి 2000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పినాం. వచ్చిన తొలి నాలులోనే ఇవాళ 1000 రూపాయల పెన్షన్ 2016 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి నాయకుడు ఇలా కేసీఆర్ గారు. అలా బీజేపీ చిల్లి గవ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యం. ఇవాళ ఈ బీజేపీ నాయకులు మళ్ళీ ఒకసారి పోరాటాల కిల్లా పోరాటాల అడ్డైనటువంటి మునుగోడులో కూడా 3000 పెన్షన్లు ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और मुल्क तमाम चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार है। एक प्रोग्राम से वर्चुअल खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जिसने कभी किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में अमन और हम आहंगी में खलल डालने की कोशिश की गई तो मोड़ तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौजों को जदीद देसी हथियारों से लैस करते हुए मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत करना हुकूमत की तरजीह है। सर्वस्व बलिदान कर देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिजनों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उन समस्त स्वातंत्र वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की वेदी पर अपने जीवन पुष्प अर्पित कर दिए। जिस समाज में सैनिकों के सम्मान की परंपरा हो, उनके परिजनों के सम्मान की परंपरा हो, उस समाज की सुरक्षा पर कहीं कोई आंच नहीं आ सकती है और उस समाज के उत्थान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मारुति वीर जवान ट्रस्ट अपने आयोजनों के माध्यम से सैनिकों के सम्मान की परंपरा का विस्तार कर रहा है। इसलिए मैं मारुति वीर जवान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री ननू भाई सावलिया और साथ ही जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन सैनिकों ने इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, ऐसे परम वीरों के परिवार के प्रति श्रद्धा और सम्मान से स्वाभाविक रूप से मेरा सिर झुक जाता है। साथियों, जो बलिदान इन जाबाजों ने किया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जो देश के लिए शहीद हो गए उन पर हमें नाज है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं वह किसी बहन के भाई थे, किसी के पति थे या किसी माँ बाप के बेटे या बेटी भी थे। जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके परिवारों के लिए भी यह देश और समाज भी पूरी ताकत और तन्मयता और तत्परता से खड़ा होता है। यह इस तरह के आयोजनों से सिद्ध होता है। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए संबल बनकर खड़े होना यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और इसे मैं नैतिक दायित्व भी मानता हूं। इसलिए आज जब हम इन शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ खड़े हो रहे हैं तो इन पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो देश के लिए बलिदान हुआ है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवारों के सम्मान में ही हम सबका सम्मान स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी सैनिक के लिए उसका परिवार उसकी बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है।
सैनिकों का यह सपोर्ट सिस्टम हमेशा मजबूत रहे, इसकी चिंता पहले ही दिन से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किया है। जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों और अधिकारियों के इस सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई छोटे बड़े निर्णय लिए थे, मगर जिस निर्णय से सभी शहीद सैनिक परिवारों को सर्वाधिक सहारा मिला था वह था भारत के वीर फंड का। अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्रालय में भी मैंने सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए मां भारती के सपूत नाम से एक नई वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट के माध्यम से भी देश की जनता सैनिकों के परिवारों को संबल दे सकती है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन अंगों में भूमि होती है, उस पर रहने वाले लोग जिसे हम जन कहते हैं वे होते हैं, एक शासन व्यवस्था होती है, पर इन सबसे ऊपर एक और प्रमुख चीज होती है, बाकी सब जिसके अनुगामी होते हैं वह है हमारी राष्ट्रीय चेतना। भूमि, जन और शासन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए स्टेट है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्टेट है, राष्ट्र को चैतन्य रखने के लिए, राष्ट्र को जागृत रखने के लिए समाज के सुधीजनों की ही आवश्यकता होती है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम सभी राष्ट्र के प्रबुद्ध जन राष्ट्र को सदैव जागृत रखने का कार्य करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज जब मारुति वीर जवान ट्रस्ट हमारे सेनानियों की वीरता, उनके शौर्य और साहस को सम्मानित कर रहे हैं तो मैं समझता हूं यह केवल उन वीरों का सम्मान मात्र नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र को जागृत रखने की एक महत्वपूर्ण यह कड़ी है। साथियों, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि राष्ट्र को खड़ा रखने के लिए किसी न किसी नित्य यज्ञ की आवश्यकता होती है। यह यज्ञ क्या है? यज्ञ यही आयोजन है जिसके प्रताप से हमारे समाज की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से 13,000 से ज़्यादा किसान और तकरीबन 1,500 ज़राई स्टार्टअप्स इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में रिसर्च स्कॉलर्स, पॉलिसी साज और दूसरी फरीक भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। मुंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए 130 से ज़्यादा उम्मीदवारों में से 83 की नामजदगियाँ दुरुस्त पाई गई और 47 की रद्द कर दी गई। टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी, कांग्रेस उम्मीदवार पालवाई स्रवंती, बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और बीएसपी उम्मीदवार इंदु जो शंकराचारी की नामजदगियाँ कबूल कर ली गईं। इनके अलावा 69 आज़ाद उम्मीदवारों की नामजदगियाँ भी कबूल की गईं। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख कल है। कांग्रेस पार्टी ने 24 साल बाद कल नए सदर को चुनने के लिए इंतखाब होगा। उम्मीद है कि नए सदर पार्टी को दोबारा मजबूत करने, रियासती इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जैसे चैलेंजेस से निपटेंगे। ये मुकाबला कर्नाटक के राज्यसभा रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे और केरला के लोकसभा एमपी शशि थरूर के दरमियान हो रहा है। एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज तंजीम वंशी चंद्र रेड्डी ने बताया कि आखिरी मरतबा साल 2000 में कांग्रेस का सदारती चुनाव हुआ था। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल 9,000 से ज़्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंदूबीन खुफिया राय दही में पार्टी सदर को चुनेंगे। वोटिंग नई दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर पर होगी। कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू शेख पेट का रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन का दौरा। मस्जिद कुतुब शाही मलकम चेरू वाक़े की इत्तला मिलते ही कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर शेख पेट में वाक़ मस्जिद का दौरा किया और वक्फ बोर्ड अहदेदारों को तलब कर लिया। रुकन असम्बली कारवान ने रंगारेड्डी कलेक्टर और कमिश्नर साइबराबाद से मुलाकात करते हुए अशरार की शरंगेज़ी पर सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि कल हाई लेवल मीटिंग रेवेन्यूज़, वक्फ और पुलिस के आला अहदेदारों की होगी और जॉइंट सर्वे किया जाएगा। कौसर मोहिउद्दीन ने पुलिस के आला अहदेदारों से माहौल को बिगाड़ने वाले मस्जिद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अशरार पर सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि टिकट तो है ना, टिकट ఉంది కదా।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 10 साढ़े 10 के टाइम पर मुझको यहाँ मस्जिद कुतुब शाही दरगाह मलकम चरू के हिस्से के अंदर चंद अनासिर लोग आकर मस्जिद की गेट के अंदर से जाकर वहाँ पर बकरों को काटा गया और उसके बाद एक छोटी मंदिर को तामीर करने की पूरी कोशिश करे, जिसके बाद सुबह मुझको यहाँ के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार इत्तला करते ही मैं सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इत्तला करा, जिसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दिए थे कि तमाम अहदेदारों को इत्तला करने के लिए, और जैसे सदर मोहतरम का हुक्म आने के बाद यहाँ के सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन नरेंद्र साहब को इत्तला करा, जिसके बाद कलेक्टर रंगारेड्डी अमय कुमार साहब को इत्तला करा और आरडीओ राजेंद्र नगर चंद्रकला मैडम को इत्तला करा, तो उन्होंने बताया कि मैं एग्ज़ाम ड्यूटी पर हूँ, और एमआरओ गंडीपेट को भी इत्तला करा, उन्होंने भी एग्ज़ाम ड्यूटी में थे। उसके बाद डीसीपी मैडम गच्चीबौली, एसीपी मादापुर और रायदुर के सीआई साहब को और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम टीम को इत्तला करने के बाद कल रात हुई शदीद बारिश से उस्मान सागर के ऊपरी इलाकों में पानी खतरे के निशान से ऊपर जमा हो गया, जिस पर मुतालिका अहदेदारों ने फ़ौरन आज सुबह 9 बजे इसके 4 गेट्स को 4 फीट की बुलंदी तक खोल दिया गया। अहदेदारों ने मूसा नदी के किनारे रहने वालों से दरख्वास्त की कि वह एहतियातन ऊंचे इलाकों में मुंतकिल हो जाएँ। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी है कि शहर हैदराबाद और उसके अतराफ़ अकनाफ के इलाकों में शदीद बारिश होगी। रियासत में तालीमी साल 2022-23 के लिए 6 रिवायती यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जमातें इस महीने की 31 तारीख से शुरू होंगी। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से तलब किए गए एक इजलास में यह फैसला किया गया, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सतवाहना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और पालमूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने हिस्सा लिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 इम्तिहान का एक मरकज़ OS जूनियर व डिग्री कॉलेज पर भी तलबा तालिबात ने अपने इम्तिहानात दिए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 500 आसामियों के लिए 3 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों के फॉर्म दाखिल किए थे। उन्हें आज इम्तिहान देने का मौका मिला। इसका एक सेंटर OS जूनियर व डिग्री कॉलेज पर भी था, जहां तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने पहुंचकर इम्तिहान दिया। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज देहरादून में तालीमी साल 2022-23 के लिए आला तालीम में कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया। वज़ीर ने उत्तराखंड हुकूमत को मुबारकबाद दी, जो मुल्क में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमल करने वाली पहली रियासत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहली रियासत है जो मुल्क में बाल वाटिका से इब्तदाई तालीम शुरू कर रही है। प्रधान ने कहा कि बेहतर तालीम के ज़रिए ही किसी भी मुल्क और समाज की तरक्की हो सकती है। अक्टूबर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से कई अजला में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक वाक़े में सिद्दीपेट के वरगल मंडल के वेलूर गांव में स्कूली तलबा को सैलाब ज़दा सड़क पर गुजरना पड़ रहा है। अक्टूबर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से कई अजला में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक वाक़े में सिद्दीपेट के वरगल मंडल के वेलूर गांव में स्कूली तलबा को सैलाब ज़दा सड़क पर गुजरना पड़ रहा है। तलबा पानी में चलकर जाने पर मजबूर हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये इलाका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के इंतखाब में आता है। ज़राए के मुताबिक सीताराम पल्ली के तलबा वेलूर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तलबा को वेलूर और सीताराम पल्ली के दरमियान सैलाब ज़दा सड़क को अबूर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मकामी लोग इन बच्चों को सड़क अबूर करने में मदद कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि सीताराम पल्ली पहुँचने के लिए और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। मकामी लोग तलबा और औलिया तलबा नाले पर पुल बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। आदिलाबाद के पोचारा इलाके के करीब वाक़ दीमा गांव में खेतों में काम कर रही औरत के करीब बिजली गिरने के सबब खातून के जिस्म पर मौजूद सोने की चैन पिघलने से खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। बिजली की तमाज़त से सोने की चैन पिघलने का हादसा पेश आया। खातून की शिनाख्त स्वीता की हैसियत से की गई है।
इसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सविता की हालत तशवीशनाक है। वक्फनामा। रंगारेड्डी ज़िले की वक्फ इमलाक और अराज़ियात का मुख्तसर सा जिक्र। नंबर 1, आशुरखाना अंदरून आबादी, मैलारू देवलपल्ली देहात, राजेंद्र नगर मंडल, सर्वे नंबर 87 पर 25 गज मौजूद है। इसका गज़ट 9 फरवरी 1989 को जारी हुआ है। नंबर 2, चिल्ला हज़रत गौसे पाक, सर्वे नंबर 115/1, अंदरून आबादी, मैलारू देवलपल्ली, राजेंद्र नगर मंडल में मौजूद है। इसके तहत 1 गुंटा ज़मीन है जो 2 नीम के दरख्त, 1 बड़ का दरख्त है। इसका गज़ट 9 फरवरी 1989 का जारी हुआ है। ख़बरस्तान में सर्वे नंबर 115 गीरन, मैलारू देवलपल्ली, राजेंद्र नगर मंडल में 1 एकड़ ज़मीन वक्फ मौजूद है। इसका गज़ट नंबर 9 फरवरी 1989 है। अब ये इलाका अजीमतर हैदराबाद में आ चुका है। अब ये 1 एकड़ ज़मीन कहाँ है? वक्फ रिकॉर्ड के मुताबिक मैलारू देवलपल्ली में कई ख़बरस्तानों का जिक्र आ रहा है। इन सब ख़बरस्तानों में तदफीन तो ना हुई होगी, तो फिर इन ख़बरस्तानों की अराज़ियात कहाँ है? नंबर 4, मज़ीद एक क़ब्रस्तान, मैलारू देवलपल्ली, राजेंद्र नगर मंडल। शायद ये किसी शख्स ने निजी ख़बरों के लिए अतिया दिया था, जो कि 15 मुरब्बा गज ज़मीन पर मौजूद है और इसका भी गज़ट 9 फरवरी 1989 को जारी करदा है। अजीमतर हैदराबाद व सिकंदराबाद की वक्फ अराज़ियात व इमलाक का जिक्र। नंबर 5, मस्जिद महदविया बनाम रोशन मियाँ 1-6-499, मुशीराबाद मंडल में 306 मुरब्बा गज ज़मीन पर यह मस्जिद वाक़ई है और यह इसका गज़ट 12 जुलाई 1984 है। नंबर 6, महदविया क्लब कवेलू का, जो कि महदविया तबक़े के लिए तामीर किया गया है और यह ज़मस्तानपुर मंडल में आता है। इसके तहत 1583 मुरब्बा गज ज़मीन मौजूद है और इसका गज़ 12 जुलाई 1984 का जारी करदा है। नंबर 7, मस्जिद शिहाबुद्दीन साहब मुस्ताहिदी उर्फ चालू मियाँ साहब, नंबर 1-6-410। इसके तहत 446 मुरब्बा गज ज़मीन ज़मस्तानपुर मंडल में वाक़ है और इसका गज़ट 12 जुलाई 1984 का है। नंबर 8, मस्जिद क़ुतुब शाही ख़दीम भोईवाड़ा, नंबर 246 है। इसके तहत 1050 मुरब्बा गज ज़मीन भी ज़मस्तानपुर मंडल में मौजूद है और इसका गज़ट 12 जुलाई 1984 का है। गवर्नमेंट चीफ व्हिप दस्यम विनय भास्कर व्हिप बलका सुमन ने पार्टी छोड़ने वाले नरसैया गौड़ पर तनकीद की। नरसैया गौड़ ने ज़ाती मफादात और ख़ुदगर्ज़ी के तहत पार्टी को छोड़ा है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट चीफ व्हिप दस्यम विनय भास्कर व्हिप बालका सुमन ने चंडूर में इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR के ख़िलाफ़ बोरा नरसैया गौड़ के तबसरों पर मजम्मत भी की। उन्होंने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि KCR पर तनकीद करना गोया सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है जो ख़ुद के मुँह पर गिरता है। उन्होंने कहा कि बोरा नरसैया को 2 मरतबा रुकन असम्बली बनने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने BJP की कदमबोसी करना दुरुस्त ख्याल किया और दिल्ली जाकर मुलाकात के लिए 2 रोज़ तक वक्त मांगते रहे। उन्होंने अपने विकार का भी ख्याल नहीं किया। जो विकार इन्हें TRS में मिला था वो BJP में नहीं मिल सकता। सैर व तफरीह के ख्वाहिशमंदों के लिए ये एक बेहतर ख़बर है कि रियासत में ऐसे कई सैर व तफरीह के मकामात हैं जो कि एक दिन में देखे जा सकते हैं। शहर के बाशिंदे जो कि हफ्ता भर काम करने के बाद सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, वो तातील को बेहतर अंदाज में और कम खर्च में मना सकते हैं। शहर से 200 किलोमीटर पर लकनावरम में झील और उसके करीब ही बोगुटा आबशार भी मौजूद है। एटोनागरम के जंगलाती इलाके भी करीब हैं। एटोनागरम के किनारे ही से दरियाए गोदावरी बहती है। इसमें कश्ती रानी भी होती है। इसी तरह शामिरपेट का तालाब जो कि सिकंदराबाद से महज 20 किलोमीटर पर वाक़ है, यहाँ के पार्क में हिरन और मोरों को भी देखा जा सकता है और यहाँ पर लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं। ख्वाहिशमंद अफराद टूरिज़म डिपार्टमेंट से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अवाम के भरोसे पर पूरे ना उतर सके राजगोपाल रेड्डी, कामयाब होने के बाद पार्टी को छोड़ दिया। रुकन असम्बली कंचल्ला भोपाल रेड्डी का बयान। राजगोपाल रेड्डी को अवाम सबक सिखाएगी क्योंकि इस इलाके के अवाम ने राजगोपाल रेड्डी को वोट देकर कामयाब किया था, लेकिन उन्होंने अवाम से धोखा करते हुए दूसरी पार्टी में शामिल होकर अब दोबारा अवाम के सामने आ रहे हैं। ऐसे दल बदलू लोगों को अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी।
अपने माली फ़ायदों के लिए, अपने गुत्तेदारियों के काम के लिए, अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। इनके अवाम में फलाह बहबूद और तरक्याती काम बिल्कुल भी सिफर हैं। इसके बरक्स केसीआर ने पूरे रियासत के लिए भरपूर तरक्याती काम किए। आज सारा मुल्क तेलंगाना को मॉडल रियासत तस्लीम करने लगा है। जायदादें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरत वक्त रकम नहीं मिल सकती। सिर्फ तालीम ही असल दौलत है। अक्सर देखा जाता है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जायदाद होने के बावजूद लोग रकम के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं, क्योंकि इन ज़मीनात पर कब्ज़े हो सकते हैं, तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन साहब जायदाद होने के हाथ में रकम ना होने से परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं। असासों पर कब्ज़े, दौलत पर टैक्स या चोरी हो सकती है, लेकिन तालीम पर ना चोरी हो सकती है और ना टैक्स लगता है। बेहतर तालीम याफ्ता शख्स किसी न किसी तरह रकम पैदा कर ले सकता है और अपनी ज़रूरियात की तकमील कर सकता है। कर्नाटक के सीनियर लीडर और कांग्रेस के कौमी सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक बीजेपी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। कर्नाटक के सीनियर लीडर व कांग्रेस के कौमी सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक बीजेपी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमतों पर तनकीद की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती और मरकज़ी बीजेपी हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये दोनों हुकूमतें रियासत कर्नाटक और मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत के गैर मौसर फैसलों के सबब मुल्क के अंदर अशियाए ज़रूरिया पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह बुरी तरह से मुतासिर हुई है। फॉरेक्स मार्केट में रुपये की कदर में भी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया है। ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನೇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಮೆರಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿದಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್, RTA, ನರೇಗಾ, ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದಿದ್ದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವರು ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲಿಂದು, ಆಮೇಲೆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನೂ ದೇಶದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಾಗನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರು. 10 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದು ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು, ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು